सभी हिंदी पाठकों और हिंदी के मेरे प्रिय विद्यार्थियों को प्रशांत रमन रवि का नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको वह तोड़ती पत्थर कविता पढ़ाने जा रहा हूं। उसके अर्थ के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, जो कविता हिंदी पाठकों के दिल के बेहद करीब है और जो परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं उस कविता का पाठ करूंगा, फिर उसके अर्थ पे आऊंगा और वीडियो के अंत में पिछली क्लास में मैंने घनानंद को चूंकि आपसे पढ़ाया था, साझा किया था, तो घनानंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो पहले पढ़ते हैं तोड़ती पत्थर कविता। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरबधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं, जो भी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। आइए अब कविता के अर्थ की ओर बढ़ते हैं। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जो कि छायावाद के बहुत प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। एक बहुत बड़े और महान कवि के रूप में साहित्य ही नहीं अपितु विश्व की दुनिया में प्रतिष्ठित हैं। उनकी यह जो कविता है वह प्रगतिवाद का स्वर बुलंद करती है। प्रगतिवाद का मतलब हुआ कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। इसका मतलब है कि प्रगतिवादी जो विचारधारा है वह समाज के जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी बात करता है, उनकी वकालत करता है, उनके दुख दर्द की बात करता है। और उसका यह मानना है कि दुनिया में मूल रूप से दो तरह की जातियां हैं या दो तरह के लोग हैं। एक शोषक वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग जो गरीबों का, मजदूरों का शोषण करते हैं, और एक शोषित और पीड़ित वर्ग जो कि दिन रात मेहनत मजदूरी, मेहनत कश मजदूर हैं, जिनका जीवन अभावों और संघर्षों में, मजबूरी में ही लगभग खत्म हो जाता है। तो यह कविता उसी प्रगतिवादी स्वर का एक उदाहरण आप के रूप में उसे आप देख सकते हैं। तो कवि ने कहा वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। एक महिला है जो इलाहाबाद की सड़कों पर पत्थर तोड़ रही है, यानी कि एक मजदूर महिला जो मजबूर भी है और मजदूर भी है। कहा कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वह जहां पत्थर तोड़ने का काम कर रही है वहां पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है, एक मशीन बन गई है और वह पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। श्याम तन भरबधा यौवन नत नयन प्रियकर्म रत्मन। उसका श्यामल शरीर जो है वह पूर्ण यौवन से भरा हुआ है, वह एक नवयुवती है और उस यौवन में संकोच है, लज्जा है, शर्म है कहीं ना कहीं, और उसी संकोच के कारण नत नयन प्रियकर्म रत्मन, वह अपनी आंखों को नीचे झुका लेती है और पत्थर तोड़ने का काम ऐसे करती है जैसे कि वह अपना कोई प्रिय काम कर रही हो। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु कहते हैं भारी, एक भारी हथौड़े से वह
पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, बार बार प्रहार कर रही है पत्थर तोड़ने पर। और सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, और वह सामने क्या देखती है कि वृक्षों की पंक्ति है, और प्राकार मतलब भवन, अट्टालिका ऊंचे भवन, एक ऊंचा विशाल भवन है जहां पर वृक्षों की मालाएं सजी हुई है। यानी कि यह प्रतीक है एक पूंजीपति धनाढ्य घर का, जिसके बारे में यहां पे कवि बता रहे हैं। आगे कहा, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। धूप चढ़ रही थी, गर्मियों का दिन था, बेतहाशा गर्मी, और भारी हथौड़े से पत्थर तोड़ने का यह काम कितना मुश्किल होता है। लेकिन वह जो मजदूर वर्ग है, जो लाचार है, विवश है अपना पेट भरने के लिए, वह इस चिलचिलाती गर्मी की तेज दोपहरी में भी पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, जिस समय में ऐसा लगता है कि रुई जो जलती हुई भू, जैसे रुई आग में जल जाए, वैसे ही तेज रोशनी से, तेज धूप से जैसे धरती जल रही हो। गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, और चिंगारी हवा इतनी गर्म है कि जैसे लग रहा है कि चिंगारी उठ रही है चारों तरफ, लू चल रही है, खतरनाक हवा चल रही है, जानलेवा हवा चल रही है। और इस विकट से विकट परिस्थिति में भी वह महिला पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। आगे कहते हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। जब उस मजदूरिन, उस महिला ने कवि को अपनी ओर देखा तो संकोच से भर गई, और वह उस भवन की ओर देखती है कि वहां से कोई उसे देख तो नहीं रहा है। और छिन्न तार, उसके कपड़े तार तार हो गए हैं, फट गए हैं। ये एक प्रतीक है उसकी बदहाली का, उसकी पीड़ा का, उसके संघर्ष का, उसके दुख का। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, वो जो अट्टालिका है उसकी ओर देखती है, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। जब कवि से उसकी निगाहें मिलती हैं तो वह शर्म से, दुख से भर जाती है। उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कि किसी बच्चे को मारा जाए और उसे रोने भी ना दिया जाए, यानी कि वह अपने भाव प्रकट भी नहीं कर सकता है। यही हालत उस मजदूरी स्त्री की हो रही है कि वह कवि को देख करके संकोच से, दुख से, पीड़ा से भर जाती है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। उस मजदूरिन स्त्री का संपूर्ण जीवन एक सितार की तरह कवि के सामने आता है, और उस सितार से जो पीड़ा, जो दर्द, जो बेवशी, जो लाचारी की जो धुन निकलती है, वैसी धुन कवि ने कभी नहीं सुनी। कवि मर्मांतक पीड़ा से भर जाता है उस दृश्य को देख करके। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। एक क्षण के लिए वह अनजाने भय से कांप जाती है और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं, और फिर एकाएक अपने कर्म में लीन होते हुए जैसे वह स्वीकार करती है कि मैं इस तरह के काम करने के लिए अभिशप्त हूं, कहीं न कहीं नियति का यही संयोग है। जैसे भी वह अपने आप को मनाती है और लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता की व्याख्या भली भांति जो है वो समझ सके होंगे। और अब मैंने जो पिछली क्लास में आपको घनानंद पढ़ाया था, तो घनानंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो क्या हो सकते हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले प्रश्न हो सकता है कि घनानंद का जीवन परिचय। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में उसके बारे में जानकारी दी है, आप वहां से ले सकते हैं। दूसरा, साहित्यिक विशेषताएं हो सकता है प्रश्न, या प्रेम के पीर कवि हैं। तो घनानंद की विशेषताओं को बहुत साधारण ढंग से हम समझेंगे। दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष। तो संवेदना पक्ष में जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है पहला, वैयक्तिकता। वैयक्तिकता का मतलब है कि व्यक्तिगत अनुभूति को उन्होंने किस तरह से अपनी कविताओं में बहुत प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त किया है। दूसरा बिंदु है प्रेम और भक्ति। आप सब जानते हैं कि
वो सुजान के से प्रेम करते थे और उसकी अभिव्यक्ति वो अपनी कविताओं में बार बार करते हैं, संयोग के भी, वियोग के भी, सौंदर्य के भी। लेकिन उनका प्रेम बाद में उसी सुजान के प्रति जो उनका प्रेम है, जो लौकिक प्रेम है, वो अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। वहीं सुजान आगे जो शब्द है वह कृष्ण और राधा के रूप में भी सामने आता है, उस भाव में भी प्रकट होता है। तो प्रेम और भक्ति यानी कि घनानंद की जो यात्रा है वह प्रेम से भक्ति की तरफ यात्रा है, लौकिक से अलौकिक प्रेम की तरफ। वियोग की प्रधानता, आप सब जानते हैं कि संयोग श्रृंगार की अपेक्षा उनकी कविताओं में वियोग की पीड़ा और बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत ईमानदारी पूर्वक अभिव्यक्त हो रही है। तो वो सारे उदाहरण आपको मैंने टेक्स्ट में भी मिल जाएंगे और जो पिछली वीडियो मैंने जो व्याख्या की है वहां से भी आपको चीजें मिल जाएंगी। एकनिष्ठ प्रेम और विश्वास, बहुत एकनिष्ठ प्रेम है, घना प्रेम है उनका और आशावादी प्रेम है, उसमें एक गहरा विश्वास है, अंत तक उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अपना प्रेम प्राप्त होगा, वो फिर से सुजान से मिल सकेंगे। मछली का उदाहरण, जो कायरों की भांति जो कायर होते हैं वह वियोग में मर जाते हैं, इसका भी उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हैं कि इनका विश्वास कितना गहरा है। और अनुभूति की प्रामाणिकता, इनकी कविताओं में अनुभूति की प्रामाणिकता बहुत गहरी है, वहां पे कहीं कोई प्रश्न नहीं हो सकते। जैसे बिहारी का जो वियोग वर्णन है उसमें बहुत अतिशयोक्ति है, अतिशय लगता है, वह विश्वसनीय नहीं लगता है। लेकिन इनकी जो विरह वेदना है उसमें एक विश्वास है, उससे जुड़ पाता है पाठक। तो पहले क्रम में हम संवेदना पक्ष में इन बिंदुओं को ध्यान में रख के डील करेंगे। और अब मैं बताता हूं आपको शिल्प पक्ष। देखिए, शिल्प पक्ष का सीधा संबंध जो है वह भाषा से है। किसी भी कवि के शिल्प सौंदर्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप समझें कि उनकी भाषा शैली के बारे में आपको बताना है। तो घनानंद का जो शिल्प पक्ष है उसमें सबसे पहला जो बिंदु है भाषा का नूतन प्रयोग। आप सब जानते हैं कि रीतिकालीन जो काव्य परंपरा है उसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 तरह की काव्य परिपाटियां हुई। तो रीति मुक्त काव्य धारा जो है वह जो बनी बनाई जो परंपरा है रीति काल की, उससे प्रस्थान करती है, उससे अलग हटकर अपनी अनुभूति को प्रामाणिकता से प्रस्तुत करने वाली भाषा का चुनाव करती है। तो इसलिए यहाँ पे भाषा का नवीन प्रयोग आपको घनानंद की रचनाओं में देखने को मिलेगा। शुक्ल भी बार बार इनकी भाषा की प्रशंसा करते हैं कि भाषा जैसे इनके वश में होकर वशवर्तिनी हो गई थी, इतना गहरा अधिकार था। दूसरा, लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग, बहुत सुंदर ढंग से प्रसंगानुकूल लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। पिछली वीडियो में आप जो दोहे, सवैया और कवित्व की जो मैंने व्याख्या की है वहां पे आप इस बिंदु को देख सकते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भी घनानंद ने कविता को जीवन के बहुत नजदीक लेकर के वो जाते हैं और उससे पाठकों को सीधे सीधे जोड़ते हैं। और इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं जो की है वह कवित्व और सवैया छंद में है, और भक्ति परक रचनाएं जो है वह दोहा और चौपाई में है। तो घनानंद के काव्य की जो विशेषताएं आएंगी उसको आप संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष 2 भागों में बांट करके एक एक बिंदु को ध्यान में रखकर और आप उसको डील कर सकते हैं। उसको अपने शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण कवि के साथ, जानेंगे, समझेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। शुक्रिया।